So yesterday we have seen some part of introduction. I have explained you the meaning of abilities. Abilities क्या होती है मैंने आपको बताया था. फिर हमने साइकोलॉजिकल असेसमेंट का अर्थ क्या होता है, असेसमेंट और इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस होता है, और असेसमेंट और इवैल्यूएशन कैसे रिलेटेड है ये भी समझने की कोशिश की. देन असेसमेंट और डायग्नोसिस का क्लासिफिकेशन कैसे किया है वो भी हमने समझा. पर्टिकुलरली ये जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको दिया है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, देन समेटिव असेसमेंट, इप्सेटिव असेसमेंट, नॉन रेफरेंस असेसमेंट, क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट एंड बहुत पॉपुलर है डायग्नोस्टिक असेसमेंट. ये एग्ज़ाम के लिए भी ये सवाल हो सकता है. एक्सप्लेन द टाइप ऑफ असेसमेंट एंड डिस्क्राइब इट. देन पर्पस ऑफ असेसमेंट भी हमने समझा था. असेसमेंट का पर्पस ये होता है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग. वन पर्सन वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट वन सेल्फ, diagnose the student problem. Assessment is very useful in schools, particularly nowadays in CBSE school. Assessment is very relevant and important. Most of the CBSE schools have started keeping counselor, either expert from expertization in counseling or expertization in clinical testing. Then to help the career planning and education, student counseling and career development or career planning is a big area to be explored for exploration of a business. ये बहुत बड़ा एरिया है जहाँ आप बिजनेस किया जा सकता है. Many freshers can explore this area in the beginning. At least for first 2 years they can do the practice. Then to help to predict the future performance. It is self explanatory. फ्यूचर में स्टूडेंट का या एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस कैसे आएगा ये हमको बताता है. टू इवेलुएट द आउटकम ऑफ काउंसलिंग. काउंसलिंग में वी डू टॉक थेरेपी, वी डू डिस्कशंस, we also get engaged into dialogues delivery. Sometimes there might be debate from counselee side on some issue or client side from some issue, and then that debate get resolved. So finally what is the outcome of a counseling? It has to be written in the summary form, so it helps there also. Then principles of assessment. किन तत्वों के आधार पर हम असेसमेंट करते हैं ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. असेसमेंट शुड बी होलिस्टिक. अब इसका मतलब सिंपली ये होता है कि वी कैनॉट एसेस द पार्ट. जैसे अभी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हार्ट का डॉक्टर अलग है और ब्रेन का डॉक्टर अलग है. बट किसी मरीज को अगर समस्या है, हार्ट में समस्या है तो उससे ब्रेन अफेक्ट होता है, और ब्रेन में समस्या है तो उससे हार्ट अफेक्ट हो सकता है. तो इसलिए डॉक्टर को दोनों चीज़ों का नॉलेज चाहिए. और जब जजमेंट लिया जाता है उस मरीज़ पर किस प्रकार की प्रक्रिया, किस प्रकार का ऑपरेशन करने का, तो हार्ट और ब्रेन की समस्या को देखकर किया जाता है. सिर्फ हार्ट को देख के नहीं किया जा सकता. सो होलिस्टिक असेसमेंट में वी लुक इनटू all angles. We understand
मेनी फेनोमेना, जैसे करियर गाइडेंस इज अ होलिस्टिक अप्रोच. फॉर एग्जाम्पल 10th स्टैंडर्ड का कोई लड़का तुम्हारे पास आता है और वो कहता है कि आगे क्या करना मुझे नहीं पता. आप उसके इंटेलिजेंस टेस्ट लेते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट लेते हैं. सो देन द प्रेडिक्शन हैज़ टू बी होलिस्टिकली गिवन बेस्ड ऑन द score obtained on all 3 tests. You cannot consider only one test for predicting the or guiding the person. आपको इंटेलिजेंस भी देखना है, पर्सनालिटी टाइप भी देखना है और आपको एप्टीट्यूड भी देखना है. कल ही मेरे पास एक क्लाइंट था, एक लड़की थी जो 10th की एग्ज़ाम अभी ऑलमोस्ट फिनिश कर रही हैं. सो शी वॉज इंटेंडिंग टू बिकम अ डॉक्टर ओनली, बट उनके जो पेरेंट थे वो समझदार थे, वो सेकेंड लाइन ओपन रखना चाहते थे. शी वेंट टू मेनी प्लेसेस एंड शी हैज़ बीन गाइडेड 11th में मैथ छोड़ दो, अगर तुमको डॉक्टर बनना है तो सिर्फ बायोलॉजी ले लो. और मैंने 2 सेशन में उन्हें ये समझाया कि मैथ क्यों नहीं छोड़ना चाहिए. तुम डॉक्टर बनो, बट किसी कारणवश अगर भविष्य में तुमको IAS ऑफिसर बनना पड़ा या UPSC की एग्ज़ाम देने की ज़रूरत पड़ी या तुमको साइंटिस्ट बनना पड़ा, पोस्ट ग्रेजुएशन करके साइंटिस्ट ये प्रोफेशन चुनना पड़ा, तो मैथ ज़रूरी हो जाएगा. तो फाइनली the girl got convinced, parent also convinced, and they have decided not to leave the math. तो इस प्रकार से होलिस्टिकली आपको देखना पड़ता है. देन सेकंड पार्ट है असेसमेंट शुड बी ऑन गोइंग, मतलब असेसमेंट शुड बी कंटिन्यूअस. अगेंस्ट आई विल एक्सप्लेन यू in a particular manner. Someone is coming to you for assessment and guidance in the 9th standard. So 9th standard may only take the intelligence test, tell the intelligence level and ask him or her to come when he will give SSC examination. SSC एग्जामिनेशन होने के बाद बुलाइए और फिर उससे डिस्कस कीजिए कि SSC पास होने के बाद में कौन कौन सी ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल हैं. द प्रोसेस इज कंटिन्यूड फ्रॉम 9 to 10th स्टैंडर्ड. अब SSC में उसके पास कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल है, वो ITI कर सकता है, वो पॉलिटेक्निक में जा सकता है, वो 11th साइंस में जा सकता है, 11th कॉमर्स में जा सकता है, 11th आर्ट में जा सकता है. आर्ट कॉमर्स साइंस में वो इवन अगर वो साइंस में जाता है तो उसने जनरल में जाना चाहिए या फिर मैथ को छोड़ देना चाहिए या फिर बायो को छोड़ देना चाहिए. इस प्रकार का SSC के बाद में उसको गाइड किया जा सकता है. और फिर उसको कहा जा सकता है कि व्हेन यू विल फिनिश विद द 12th एग्जामिनेशन, 12वीं की एग्ज़ाम होने के बाद आप मेरे पास आओ एंड टेक द गाइडेंस. सो 12वीं की एग्ज़ाम होने के बाद वो जब आता है तो दिस टाइम योर गाइडेंस एंड योर काउंसलिंग थीम विल चेंज. यू विल एक्सप्लोर ऑल द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल फॉर अ पर्सन आफ्टर HSC. उन सभी अपॉर्चुनिटीज़ को उसके सामने रखना है डिपेंडिंग ऑन हिज इंटेलिजेंस और हर इंटेलिजेंस. और वो सभी पर्सपेक्टिव उनके सामने रखने के बाद आप उसको कह सकते हैं कि यू डू अ ग्रेजुएशन ऑफ चॉइस ऑफ यूअर्स बेस्ड ऑन योर एबिलिटीज़. And then when you will be at the last year, maybe 3rd year in a graduation
और 4th ईयर ऑफ इंजीनियरिंग और 5th ईयर ऑफ मेडिसिन, तब आप एक बार आइए एंड यू टेक द गाइडेंस. सो दिस वे द गाइडेंस और काउंसलिंग इज कंटिन्यूअस and it is given periodically. That is called as assessment should be ongoing. Then assessment should be balanced. Very simple rule, you have to put all perspective in front of the client. सभी चीज़ें उसके सामने रख दो, लेकिन यहाँ पर्टिकुलरली एक बात का ध्यान रखना पड़ता है, जो इंटेलेक्चुअली वीक है उनके सामने सभी चीज़ें नहीं रखना चाहिए, और जो इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रांग है, साउंड है, उनके सामने हर चीज़ रख दो और उनको चुनने को बोलो, उनको चॉइस करने को बोलो. द काउंसलर हैज़ टू बी न्यूट्रल. दैट इज कॉल्ड एज असेसमेंट शुड बी बैलेंस. देन असेसमेंट शुड बी एक्यूरेट. एक्यूरेसी से यहाँ का मतलब ऐसा है कि असेसमेंट शुड नॉट बी ओनली बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट और काउंसलर्स बायस. असेसमेंट शुड बी बेस्ड ऑन results of psychometric test, psychological test and the personal observation of the counselor as well as recommendations of the family. That way you have to give the accurate assessment. साइंटिफिक भी होना चाहिए और एक्यूरेट भी होना चाहिए. देन असेसमेंट शुड बी कॉन्फिडेंशियल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू मेंटेन द confidentiality about the information you obtain. You cannot disclose each and every information of the person. For study purpose, if you disclose certain information, so you cannot disclose the identity of a person. स्टडी पर्पस आप केस को डिस्क्लोज कर सकते हैं, बट पर्सन्स की आइडेंटिटी को नहीं डिस्क्लोज कर सकते. दैट इज कॉल्ड एज असेसमेंट शुड बी कॉन्फिडेंशियल. देन प्रोसेस ऑफ असेसमेंट. प्रोसेस कैसा होता है बहुत डिटेल में आपके किताब में दिया हुआ है. असेसमेंट इज ऑलवेज सिस्टमेटाइज्ड एंड प्लान्ड प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ स्टेजेस. अब स्टेजेस यहाँ दी हैं. फॉर्मुलेटिंग गोल, आइडेंटिफाइंग टूल्स एंड टेक्निक्स, देन डेटा कलेक्शन, इंटरप्रेटिंग स्पेसिफिक असेसमेंट डेटा, then integrating data from different sources, formulating assessment information and reformulating the goal. Theoretically seems to be correct. कुछ लोगों को ये बहुत आसानी से समझ जाएगा आप में से, पर्टिकुलरली जो एक्सपीरियंस लोग हैं, और कुछ लोगों को ये समझने में दिक्कत होगी. आज शाम के क्लास में आप मुझे याद दिला देंगे तो मैं आपको मैंने कैसे ये किया एक स्टूडेंट के साथ, जिस स्टूडेंट का जिक्र मैं अभी कर रहा था, जो एसएससी पास होके मेरे पास आई थी. कल ही उसकी काउंसलिंग समाप्त हो गई एंड पेरेंट्स एंड द गर्ल बोथ वेंट आउट हैप्पीली. वेरी दे वर वेरी हैप्पी. प्रोसेस इज सेम. अब क्या मतलब होता है फॉर्मुलेटिंग द गोल? जब आपके पास में क्लाइंट आता है तो यू हैव टू इनिशियली फॉर 10 to 15 मिनट you have to discuss with the counselee as well as with the parent. Particularly with the counselee, what he or she wants to do and what kind of information she has received from the peers, because peers influences student highly. So asking what information has been received from peers, उनके साथियों से उन्हें क्या इंफॉर्मेशन मिली और टीचर्स के तरफ से उनको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिली, ये हमने अपने काउंसिली से पूछना चाहिए. और हमने उसी वक्त पेरेंट का बैकग्राउंड और पेरेंट की एक्सपेक्टेशंस एंड व्हाट आर द डिज़ायर ऑफ द पेरेंट. मोस्टली क्या होता है
इनकम्प्लीट डिजायर्स कम्स आउट। जो माँ होती है वो कहती कि सर समहाउ मेरे वो सिचुएशन बराबर नहीं थी, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, मेरी शादी हो गई और एक पढ़ाई छूट गई, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस सही होती हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस गलत भी हो सकती हैं। तो वो सब एक्सपेक्टेशंस को पता कर लेना चाहिए एंड देन काउंसलर हैज़ टू कंसीव द गोल फॉर द पर्सन, बट दिस गोल विल नॉट बी डिस्क्लोज्ड। आप उसको गोल बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये गोल आखिरी में चेंज होता है, रिफॉर्मुलेशन ऑफ द गोल होता है। देन आइडेंटिफाई, ये प्रक्रिया 10 से 15 मिनट में कंप्लीट करना होता है। कुछ लोग आधा घंटा भी लगा सकते हैं अगर इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिलती है तो, बट आधा घंटे से ज़्यादा नहीं देना चाहिए, हाफ आवर इज सफिशिएंट। देन आइडेंटिफाई टूल्स एंड टेक्निक्स। Normally, whenever a student comes to me, one who is 9th pass, 10th appeared, or 10th examination is given, or 10th result declared, तभी स्टूडेंट आते हैं। तो माई फर्स्ट टास्क इज इमीडिएटली टू गिव इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनैलिटी, आई हैव अ 4-5 टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड मोटिवेशन टेस्ट। 5 प्रकार की टेस्ट होती हैं। अब 5 प्रकार के किसी भी एक टेस्ट में आपकी महिरत होनी चाहिए, आपका एक्सपर्टाइजेशन होना चाहिए। जो टेस्ट आप चुनते हैं वो ज़्यादा समय न लगाने वाली होनी चाहिए, कम समय में, मतलब आधे घंटे से 30 मिनट से 45 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर, उससे ज़्यादा समय की टेस्ट ना रखें। वो कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट होती है और फिर क्लाइंट भी बोर हो जाते हैं। एक टेस्ट, और साधारण तौर पर 2 टेस्ट को आपको चुनना है। फर्स्ट विजिट में मैं नॉर्मली इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी टेस्ट देता हूँ, और अभी रिसेंटली मेरे पास पिछले महीने में 5 स्टूडेंट की काउंसलिंग हुई है और 5 केसेस हम लिखने वाले हैं। जो काउंसलिंग के लोग हैं उनको वो 5 केसेस में लिखवाने वाला हूँ। तो 5 केसेस में मैंने सेम टेस्ट दिया है, इंटेलिजेंस टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट। उसके बाद मुझे और टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 5 काउंसिलीज जो थे वो नॉर्मल हैं और उनको एक मिनिमम इनपुट की ज़रूरत थी। देन नेक्स्ट इज़ डेटा कलेक्शन। अब ये डेटा कलेक्शन क्या होता है? डेटा कलेक्शन इज़ डेटा इज़ ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस। मतलब आप जब 15-20 मिनट पेरेंट से बात कर रहे हैं, लड़के से बात कर रहे हैं, लड़की से बात कर रहे हैं, तब भी आप ऑब्जर्वेशन से बहुत सारा डेटा अपने माइंड में स्टोर कर सकते हैं। और दूसरा, साइंटिफिक डेटा आपको टेस्ट से मिल जाता है। टेस्ट से बेसिकली आपको इंटेलिजेंस टेस्ट से परसेंटाइल पोजीशन मिलती हैं, और आईक्यू इंटेलिजेंस कोशेंट निकाला जा सकता है। और जो पर्सनालिटी टेस्ट में यूज़ करता हूँ, ईपीक्यू, आइजैंग पर्सनालिटी क्वेश्चनर, उसमें से मुझे उस व्यक्ति का बेसिक ट्रेट क्या है, इनहेरिटेड और लर्नड ट्रेट क्या है, ये पता लगता है। या तो वो साइकोटिसिज्म होता है, या तो वो इंट्रोवर्शन एक्सट्रोवर्शन होता है, या फिर वो न्यूरोटिसिज्म हो सकता है, या फिर वो सोशल डिजायरेबिलिटी हो सकता है। 4 में से एक रहता है। फिर इन चारों डायमेंशंस के 8 फैक्टर्स है, 7-8 फैक्टर्स है। सो कौन सा डायमेंशन है, कौन सा बेसिक ट्रेट है, ये एक बार मुझे समझ गया कि मैं उसके आधार पर और इंटेलिजेंस स्कोर के आधार पर आगे की काउंसलिंग करता हूँ। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डेटा कलेक्शन। डेटा इज ऑब्टेन्ड थ्रू 2 सोर्सेस, ऑब्जर्वेशन ऑफ द काउंसलिंग एंड सेकंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। देन इंटरप्रिटेटिंग स्पेसिफिक असेसमेंट डेटा। अब आपने असेसमेंट 2 टेस्ट का कर लिया, अब आपको इवैल्यूएट करना है आपके काउंसलिंग को। तो इवैल्यूएशन के लिए ये डेटा को इंटरप्रीट करना है। इंटरप्रिटेशन के दौरान पर्टिकुलरली अगर आप साइकोलॉजिकल टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इंटरप्रिटेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ नॉर्म्स किया जाता है।
नॉर्म्स उस टेस्ट मैनुअल में दिए होते हैं। नॉर्म्स वो होते हैं जो टेस्ट बनाने वाले ने 500, 1000, 2000, 3000, 5000 लोगों पे वो सेम टेस्ट कंडक्ट करके एक नॉर्म्स बनाए होते हैं, एक स्टैंडर्ड बनाया होता है। उसमें नॉर्म्स होते हैं और स्टैंडर्ड स्कोर भी होता है। देन इंटीग्रेटिंग द डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, ऑब्जर्वेशन से आपको कौन सा डेटा मिला है, असेसमेंट से कौन सा डेटा मिला है, इसको इंटीग्रेट करना है। मतलब इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन, formulating in assessment information. Now then you have mentally prepared in your mind. Now your evaluation is over. You understood the person perfectly, counselee perfectly, then parents also, their expectations, their desires, their ability of counseling. Now from here the most skillful task begins. पर्टिकुलरली वो सेकंड सेशन में लेना पड़ता है, पहले सेशन में नहीं लेना पड़ता है। दैट इज रीफॉर्मुलेशन ऑफ गोल। तो इनिशियली जो गोल के साथ वो आए थे, मेरे पास जो क्लाइंट आई थी लड़की, वो इस गोल के साथ आई थी कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और मैंने देखा था कि मम्मी डैडी बहुत कंसर्न थे क्योंकि उनके पूरे खानदान में कोई डॉक्टर नहीं था। न दादा थे, न दादी थी, न फादर थे, न चाचा थे, न मामा थे, कोई भी डॉक्टर नहीं है। तो उनको बहुत कंसर्न था कि ये ऐसे लाइन में जा रही हैं जहाँ पर हमारे खानदान में कोई नहीं है, तो इसको गाइड कौन करेगा। और वो बहुत कंफ्यूजन के अवस्था में ले थे, मैथमेटिक्स रखना कि छोड़ना, नीट कब देनी चाहिए, नीट के कोचिंग क्लासेस कब लगाने चाहिए, कहाँ पर लगाने चाहिए, एलेंस में जाना चाहिए या वानखेड़े मैडम के पास जाना चाहिए। ये मैं नागपुर के कोचिंग क्लासेस की बात कर रहा हूँ। या फिर करियर पॉइंट पे जाना चाहिए, या बंसल के पास जाना चाहिए, या फिर आकाश में जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन को लेके आए थे। और कल ही मैंने डिस्कशन के बाद में 9:30 बजे तक उनकी काउंसलिंग करके फाइनल गोल उनको दे दिया। द फाइनल गोल इज she will take admission with Wankhede madam. She will go she will take admission in the associated college with the Wankhede madam. She will take admission in Wankhede madam's coaching classes. She will continue with math, यानी जनरल लेगी, वो बायो को ड्रॉप नहीं करेगी। And she will keep the option open to become a doctor, to become a scientist and to become a IAS officer, तीनों में से एक। तो वाइड ऑप्शन उसके पास अवेलेबल रहा। अब मान लो वो नीट में अच्छा नहीं करती है, हाँ, एक और फाइनल गोल तय हुआ, एडमिशन इन मेडिकल will be taken only if admission is obtained in GMC। जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस होते हैं गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिली तो लेंगे, नहीं तो डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। दिस इज ऑल अबाउट प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। नाउ नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ असेसमेंट। इंटरव्यू मेथड, वर्बल एंड फेस टू फेस, पैरावर्बल एंड सिचुएशन, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लोरेशन। Then second method is observation, third is case study. So there are three methods given here. One is case study, second is observation method and third is interview method. ये स्टडी पर्पस के लिए ठीक है। अब आप अपनी केस राइटिंग को याद कीजिएगा। आप मेरे साथ 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 में आपका
इंटर्नशिप भी कंप्लीट कर रहे हैं। ये तीनों मेथड आपको, ये तीनों असेसमेंट की मेथड आपके केस राइटिंग में दिखेगी। केस राइटिंग में इंटरव्यू भी है, राइट। अब वो इंटरव्यू कौन से होते हैं ये हम बाद में देखते हैं। आपके केस राइटिंग में ऑब्जर्वेशंस भी हैं, हमने सिम्टम्स लिखे हैं, और ऑब्जर्वेशन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन भी है, टेस्ट के आधार पर भी हैं। और तीसरा जो पार्ट है केस स्टडी मेथड, वी आर राइटिंग द केस इटसेल्फ। अब मैं थोड़ा सा इसके डिटेल में यहाँ समझाता हूँ, आपकी किताब में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। इंटरव्यू मेथड, वर्बल एंड फेस टू फेस, ये बहुत कॉमन है। आमने सामने बैठकर बातचीत होती है, क्लाइंट क्या बताता है और आप उसको कैसा इंटरप्रेट करते हैं। पैरावर्बल, हाउ डज द क्लाइंट स्पीक, उसमें पेस, टोन, वॉल्यूम, इन्फ्लेक्शन, all these has to be properly listened and understood. Then what is the situation of the client? Client is cooperative, talkative, supportive or non-supportive, cooperative or non-cooperative. For a client is counsel is talkative or non-talkative. Then मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। एक्चुअल काउंसलिंग में मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज आर अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, बट अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू विथ अ सर्टन डायरेक्शन। एंड विच डायरेक्शन? डायरेक्शन टू डिग आउट द इंटेंशंस एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पेरेंट्स एंड काउंसलिंग। डायरेक्शन क्या होती है? इंटेंशन और एक्सपेक्टेशंस को हमको पता करना होता है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू अलग होता है। स्ट्रक्चर इंटरव्यू में यू हैव अ रेडीमेड क्वेश्चनेयर, क्वेश्चनेयर रेडी है और उस हर एक सवाल को पूछना है और उसका आंसर नोट करना है। दैट इज अ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इज प्रीफर्ड इन सिलेक्शन। जहाँ इंडस्ट्री में सिलेक्शन होता है वहाँ स्ट्रक्चर इंटरव्यू को प्रेफरेंस मिलता है, बट काउंसलिंग में इंटरव्यू इज अनस्ट्रक्चर्ड बट डायरेक्शनल, एक विशिष्ट डायरेक्शन में होता है। देन ऑब्जर्वेशन मेथड। अब ऑब्जर्वेशन मेथड कितने प्रकार की है यहाँ दिया है। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होता है, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होता है, अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होता है और पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन होता है। नेम इटसेल्फ इज क्लियर। When counselor and counselee is sitting ahead of each other, so you are naturally observing counselee. What we observe? We observe facial expressions, gesture, whether he or she is talkative or not, curious or not curious, asking questions or not asking questions. So these are the natural observations. What is the attire, dressing sense कैसा है. So many things we observed naturally. So how she is coming or how he is coming, based on that naturalistic observation is done. Structured observation is nothing but observation through psychometric test, that is structured operation. Unstructured observations. Now unstructured observations are those talks between parents and you. What parents is telling about the counseling, that is very relevant to you initially. Later on, some of the part of what parents is told is irrelevant and some is relevant. देन पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन, कई बार क्या होती हैं पूरी फैमिली है ना इन्वॉल्व हो जाती है, पूरे फैमिली का हर मेंबर कमेंट देते रहता है काउंसली पर। सो फैमिली में पार्टिसिपेशन कितना है। यहाँ पर एक पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन में इम्पॉर्टेंट ये है कि
to what extent your counsel is involved in the process, how much, what is the level of his or her participation, that has to be understood. Then case study method. Case study, we are already doing it. I will just read what is written here. A case study is an in-depth investigation or analysis of a single person. We are doing it. हम internship में यही कर रहे हैं. Counselor uses case study to investigate in details a specific situation or a person. Case studies are often used in clinical cases or in a situation where lab research is not possible or practical. Case study is suggested to be important in a clinical situation. मतलब मान लो वो डिसऑर्डर की केस है, मैल एडजस्टमेंट की केस है, मैल एडेप्टेशन की केस है, बिहेवियरल प्रॉब्लम की केस है, लो इंटेलिजेंस की केस है, लो इंटेलिजेंस एंड हाई एक्सपेक्टेशंस की केस है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल बहुत पुअर है लेकिन सोशल स्किल बहुत हाई है. मतलब जो भी ऑड है उन सब चीज़ों को हमको ऑब्जर्व करना पड़ता है केस में, और वो उसको नोट डाउन करना पड़ता है या हमारे ब्रेन में रखना पड़ता है. केस स्टडी मेथड वी आर ऑलरेडी डूइंग इन इंटर्नशिप. सो आई विल स्टॉप हियर नाउ. आई विल मीनिंग ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ये 1.7 to 1.9 हम बाद में लेंगे. अभी 3 मिनट बचे हैं. आप में से किसी को सवाल है तो आप डेफिनेटली पूछ लीजिएगा. सर इंटरव्यू मेथड में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं? साधारण तौर पर अगर स्टूडेंट है सो हम शुरुआत करते हैं, यस टेल मी योर नेम, इन विच स्कूल यू आर स्टडिंग, हाउ मेनी फ्रेंड्स यू हैव, हाउ is your relationship with your parent, your brothers and sisters, whether you are living in joint family or nuclear family, do you have any close association with any of your teacher, do you have a very close friend. This kind of questions are asked initially, but later on ये इनिशियल क्वेश्चन से हमको जो क्लू मिलता है तो देन यू हैव टू डिग आउट आगे में. फॉर एग्जाम्पल, अ गर्ल इज टेलिंग यू, सर आई डोंट हैव एनी फ्रेंड एक्सेप्ट ओनली वन गर्ल, शी इज माई सीनियर, आई एम इन 9th standard, शी इज इन 10th standard, ओनली वी टू आर फ्रेंड ऑफ ईच अदर. हम दोनों ही एक दूसरे से फ्रेंड है. फिर आई डोंट हैव अ गुड फ्रेंडशिप विद माई पेरेंट, आई डोंट हैव फ्रेंडशिप विद माई टीचर्स. देन यू हैव टू डिग आउट. ओके, सो देन you have a very good level of friendship. So what is the level of your friendship? It is only friendship or do you have some romantic relationship? This way you have to dig out. So आगे में हमको dig out करना पड़ता है क्लू लेकर. इसी को अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहते हैं. 1 मिनट बचा है, 1 मिनट के बाद ये खत्म हो जाएगा. बाद में हम चेतना के क्लास में जुड़ेंगे 5 मिनट के गैप के बाद. सर, आई हैव वन क्वेश्चन. हाँ बोलो. सर, किसी स्टूडेंट का स्कोर ऑफ इंटरेस्ट पता करने के लिए अपन कौन से टेस्ट करवा सकते हैं? एक इंटरेस्ट टेस्ट है. उस इंटरेस्ट टेस्ट में 6 प्रकार के इंटरेस्ट एरियाज हैं. वो
6 प्रकार के इंटरेस्ट एरियाज को एक्सप्लोर किया जाता है। आपके काउंसलिंग के सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल में ही है वो। पॉल करके एक ऑथर है, उनका टेस्ट है, उसका नाम ही इंटरेस्ट टेस्ट है। उसका इंटरेस्ट साइंस में है,